तो पहला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है इसका जवाब। क्या होगा इसका जवाब? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपको लगातार इस तरह की वीडियोस हम यहाँ पर देते रहेंगे लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सवालों के जवाब मुझे जल्दी से दें। तो व्हाट इज योर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मैं देखता हूँ आपके सवालों के साथ साथ आप इसका जवाब मुझे क्या दे रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के जवाब भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। तो सब लोगों ने यहाँ पर डी ऑप्शन देने का प्रावधान बनाया है, जो एकदम सही है। क्योंकि अगर हम आयताकार टाइल्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर टाइल्स की, ये टाइल्स हैं, तो टाइल्स को अरेंज करने से आप कभी भी टाइल्स एक आयताकार व्यू की रचना करता है, क्योंकि उसने बोला आयताकार व्यू। और आयताकार जब कोई चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द वॉल्यूम, आप उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। यानी आप आयतन, आयतन और आयतन इनको तो जान ही नहीं सकते। आयतन 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 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप आयताकार टाइल्स को व्यवस्थित करने पर सिर्फ और सिर्फ उनका लंबाई, उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप उनका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, आप उनके परिमाप भी निकाल सकते हैं। कैसे कि सर 6 गुणा 4 टाइल लगा दो 24 होगी, 1 बच जाएगी। 5 गुणा 5 लगा दो तो 25 हो जाएंगी। तो दिस एक्टिविटी यू कैन लर्न। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके लिए, आयतन वाला गलत है। बहुत बढ़िया राहुल जी, एकदम सही कहा आपने। एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। ये रहा आपका सवाल, दीजिएगा जवाब तेजी के साथ। सवाल नंबर 2, प्याजी के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचान। 1, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, या आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। अकॉर्डिंग टू Piaget proposal, identify the correct statement about the ability to conserve various physical quantities in measurement. तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है साहब। यहाँ पर तेजी के साथ मैं चाहूँगा बिना किसी रुकावट के आपके आंसर मिले। और यहाँ पर 2 का सी ऑप्शन आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबाई की संरक्षण की समझ सी 100% है, लॉक कर दिया जाए। ओके, ताले के साथ भेजा है कि लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, आपने कहा ताला लगा दो तो ज़रूर ताला लगाएंगे, इसमें कौन सी बात है। राधे राधे। तो ताला लगा दिया गया है सी पर। क्यों? देखो, प्याजे साहब के कुल मिलाकर के 4 विकास की अवस्थाएं थी, आप सभी जानते हैं ना। अकॉर्डिंग टू प्याजे देयर आर 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस। पहली थी जिसको आप गति संवेदी बोलते थे, मोटर। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक समस्या या प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त, है ना। इनकी एज बताऊंगी, ये 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ये इस तरह से बताई थी। ये क्यों बांटी गई थी कि बालक इस अवस्था के बाद इसमें जाता है, फिर इन चीज़ों को सीखकर वो इस अवस्था में जाता है, इस अवस्था में जाता है। तो प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ पहले आती है। अब सवाल आपको समझ में आएगा। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। आप कहेंगे सर जी मजाक करते हो आप, पहले बच्चा भार कैसे सीख सकता है? पहले तो 1 2 3 सीखेगा ना, पहले तो गिनती सीखेगा ना कि 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, तो पहले गिनती सीखी ना। तो ये गलत लिखा है। सेम लंबाई के साथ हुआ। क्या बच्चा पहले लंबाई की माप को सीखेगा, गिनती सीखेगा? वो सबसे पहले संख्या सीखेगा, तभी तो बोलेगा 1 मीटर, 2 मीटर या 4 मीटर या 5 सेंटीमीटर। ये भी गलत लिखा है। हाँ, भार आयतन से पहले सिखाया जाता है, क्योंकि भार का जो इंट्रोडक्शन है वो कक्षा 2 में दे दिया जाता है, जबकि वॉल्यूम कक्षा 5 में आता है। इसलिए इसी स्टेज के अकॉर्डिंग भार बच्चे को पहले पढ़ाया जाएगा, आयतन बाद में समझाया जाएगा। इसलिए भार का कंजर्वेशन बच्चा पहले करता है और वॉल्यूम का बाद में करता है। ओके ओके। नहीं सर, हम एससी में आते हैं, ग्रेजुएशन में 48% है, सुपर टेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं,
कर सकती हैं कोई सरिता जी, डोंट वरी, यू कैन अप्लाई, नो इश्यू। ओके, डोंट वरी, आप अप्लाई कर सकती हैं। ये मैथमेटिक्स है लक्ष्मी, ये मैथमेटिक्स है, और ये मैथमेटिक्स जो है पेपर 2019 का लिखा है ना ऊपर, ये 2019 का पेपर है सीटेट का, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर को लेकर चले हैं इस बार कि आपको सारे प्रीवियस ईयर को कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ना 2019 का पेपर है, 2019 में ये पेपर आया था। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो कौन सी हैं? ज्यामिति चिंतन, भिन्न, संख्या की संकल्पना या स्थानीय मान। वॉन हेले लेवल्स इंडिकेट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट। एक क्वेश्चन हमेशा इसलिए आपको पढ़ाया जाता है, प्रीवियस ईयर को समझने का तरीका यही है, क्योंकि वॉन हेले से अगर आप एनालिसिस करेंगे एग्जाम में, हर साल एक प्रश्न निकला है, हर बार आपको एक प्रश्न निकला है, किससे? वॉन हेले से। और वॉन हेले मैंने आपको समझाया भी है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, तो यहाँ पर सबने कहा है ए ऑप्शन को लॉक कर दो। ओके, एज यू विश, आपने कहा है लॉक करने के लिए तो जरूर लॉक करेंगे। लेट्स सी, ज्यामिति चिंतन की मैं बात करता हूँ। ओके, अब ये ज्यामिति चिंतन क्या है? यही वॉन हेले ने दिया था। वॉन हेले नीदरलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी थ्योरी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो पहला वाला हुआ था, पहला स्वतंत्र संग्राम जो हुआ था 1857 में हुआ था ना, उसके सीधे 100 साल बाद 1957 में ये थ्योरी दी थी, जो उन्होंने अपनी डिजर्टेशन यानी थीसिस में सबमिट की थी, कि ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग, यानी बालक के ज्यामिति सीखने के या चिंतन के स्तर, और उन्होंने उनको 4 स्तर में बताया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप थे, लेवल उन्होंने 4 डिफाइन किए थे 0 से 4 तक, जिसमें 0 लेवल पर क्या था? विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण। लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे और भूले ना। 1 में था एनालिसिस, लेवल नंबर 2 में था इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल नंबर 3 में था फॉर्मल डिडक्शन, और 4 में था रिगर। तो ये 5 लेवल थे जो 0 से लेकर 4 तक चले, और उन्होंने ज्यामिति चिंतन के बारे में बात की। इज इट क्लियर नाउ? सभी को समझ में आया है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं, एक और सवाल लिया जाए। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा आपके सामने एक और सवाल, दीजिएगा इसका भी जवाब। निम्नलिखित समुच्चयों में सेट्स में, ये सेट दिए हैं यहाँ पर कुछ काम करने के, कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? Which one of the following sets of questions is a skill in mathematics? सीटेट 2019 में आया हुआ प्रश्न आपके समक्ष। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, यानी टू थिंक, टू यूज वेरिएबल्स, टू सी पैटर्न्स, टू कंठस्थ करना, रोट लर्निंग, अनुमान लगाना, गैसिंग, परीक्षण करना और चित्रांकन करना। प्रयत्न त्रुटि, विविध चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही समझते हैं? और ना सरिता जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका जवाब क्या मिल रहा है। एबीसीडी के रूप में आप लोगों के जवाब है, और मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया राहुल जी का रटना तो बिल्कुल मना है, रटना छोड़ दो। और कल मैंने एक वीडियो भी आपको साथ शेयर किया था कि भाई रटना छोड़ दो, रटना बिल्कुल गलत है, और रट के जो पढ़े वो बेकार है, रटने का नहीं, समझने का। तो आपने क्या समझा कि भाई एनसीएफ कहता है कि भाई रटना तो बिल्कुल मना है, कंठस्थ करना मना है, रटना मना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि बच्चा थिंकिंग करे, वेरिएबल्स का यूज सही से करे और पैटर्न को भी पहचाने। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, एकदम सही जवाब है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर यह था, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम साधन सबसे उचित है? 1 संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डायनिस ब्लॉक या फिर टेलर का गिनतारा। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा यंत्र है चीज़ों को सीखने का, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने आपके स्क्रीन पर। क्लास में बफरिंग हो रहा है देवीलाल जी? नहीं, क्लास तो एकदम सही चल रहा है, मैं नेट भी चेक कर ले रहा हूँ, एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास तो एकदम सही चल रहा है देवीलाल जी। कुछ तो बीच में थोड़ा बहुत हो गया हो, वो
एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अभी सही चल रहा है। हाँ ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डायनिस ब्लॉक या टेलर का गिनतारा। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन आप सबसे अच्छा चूज करेंगे। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आप बता रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस, आपने बी ऑप्शन को यहाँ पर बताया है। और देखते हैं आपका जवाब आखिरकार क्या आपने बताया और क्या ये आया है। ओके लेट्स सी। तो देखिए, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, शायद आपने इन चीज़ों को पहले देखा भी होगा और समझा भी होगा। आई थिंक आपको पक्का पता होगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पता है डायनिस ब्लॉक किसको बोलते हैं। आई थिंक आपको पता हो, पता है किसी को कि डायनिस ब्लॉक क्या है? किसी को भी आप में से पता हो, देखा हो किसी ने डायनिस ब्लॉक तो मुझे बताए, या आपने टेलर का गिनतारा देखा हो तो मुझे बता दो। किसी ने देखा है, अबेकस देखा है? अबेकस तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। ओके, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ है क्या, डोंट वरी। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या था। आपने मुझे जवाब दिया है, अधिकतर लोगों ने ए और बी दोनों ही जवाब आपने चूज किए हैं। तो देखते हैं आखिरकार ये जवाब जो आपने ए बी चूज किए हैं उसका रीजन क्या है। लेट्स सी। ओके, ग्राफ दी जाते पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो चलो एक बार दिखा देते हैं। पहले दो ऑप्शन को मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। देखो, सबसे पहले होता है डायनिस ब्लॉक, इसको समझ लो क्या है ये डायनिस ब्लॉक आपके सामने। ये एक तरह का ब्लॉक होता है, सबने देखा, बच्चे खेलते हैं इससे, वो एक एक यूनिट को जोड़कर खिलौना बना लेते हैं। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में इसका यूज दूसरा है। यहाँ पर आप एक कलर की स्टिक्स लेंगे और 1 2 3 अप टू 10, तो एक में आप 10 ब्लॉक्स को जोड़ सकते हैं। ये यूनिट्स को डिफाइन करता है। 10 का ब्लॉक एक बन जाता है, वो 10 को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर 10 के 4 पड़े हैं, और जब आप इनको कनेक्ट कर देते हैं 2D शेप में, यानी 10 इधर 10 इधर, तो ये 100 को डिनोट करता है। और ये जब 3 लगा देते हो तो 1000 को डिनोट करता है। तो इसका पर्पस क्या है? बालक को संख्या संकल्पना का बताना और समझाना और इकाई धाई की संकल्पना को मजबूत करना। इज इट ओके? ये तो समझ में आया। अमन, वॉइस क्लियर नहीं है। अमन, वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वॉइस तो होना चाहिए एकदम सही। ओके, बात करते हैं ये टेलर्स का अबेकस है। हालांकि ये अबेकस थोड़ा सा अलग है, ये 40 टेलर्स का है, हालांकि अलग है, क्योंकि आपने जो अबेकस देखा होगा वो सिंपल होता है। उसमें तो सिर्फ एक ऐसा वायर होते हैं लगे हुए और उनमें काली बॉल्स होती हैं। इसमें 2 सेक्शन में बटा है। हालांकि टेलर का अबेकस प्राथमिक लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता। टेलर का अबेकस प्राथमिक विद्यालयों में नहीं, वो उच्च प्राथमिक में पढ़ाया जाता है, जिसमें आप दशमलव वाली संख्याओं की भी संकल्पना और कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। इसके साथ साथ हमने 2 चीज़ें पहले बताई, उसको भी समझा देते हैं। संख्या चार्ट हमेशा एक संख्या का चार्ट होता है, जहाँ पर जैसा लिखते हैं ना 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, 11 12 13 21 22। तो संख्या चार्ट कहते हैं संख्याओं को रखने का क्रम। जैसे अगर इस आप रो की बात करेंगे, हर एक नंबर 1 पर खत्म होगा, है ना। इस रो की बात करेंगे, हर एक नंबर 1 से शुरू होगा। तो ये संख्या चार्ट में आप कभी भी इस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, ये ग्राफ पेपर क्या है? इस ग्राफ पेपर को जरूर ध्यान से समझना। इसको ग्रिड पेपर भी बोला जाता है। हालांकि इसका मतलब ग्रिड पेपर से है। मैं ग्रिड पेपर बना देता हूँ। ग्रिड पेपर होते हैं 10 × 10 की शेप में, या फिर 100 × 100 की शेप में, यानी 10 खाने ऐसे और 10 खाने ऐसे बने होते हैं। इसी को ग्रिड पेपर या चार्ट पेपर के नाम से आप जानते हैं। ग्राफ पेपर मैं बना देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि सवाल होते कैसे हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। बुक में बना होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कैसे। ये 10 ब्लॉक मान के चला, मैंने 10 ही बनाए, नहीं 10 मानना। ऐसे से 10 बाई 10, 10 खाने ऐसे और 10 खाने ऐसे। ओके, क्योंकि मैं सीधा नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। यहाँ पर हाथ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अप टू 100। तो बच्चे ने क्या काम किया, उसको 3 में 2 की गुणा करनी है। हर एक ब्लॉक 0.1 को डिनोट करता है। ओके, ऐसे क्लियर। उसने बोला 0.3, तो मैंने 3 ब्लॉक इधर से चूज कर लिए 0.3। उसने बोले 0.2, 2 ब्लॉक इधर से चूज कर लिए और मैंने काम शुरू किया। उसने 3 बोला तो मैंने 3 खाने यहाँ से काटने शुरू किए, ऐसे ऐसे। ये 3 खाने में यहाँ से काटना शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सवाल कैसे होते हैं। ये आगे निकल जाएंगे आगे। ओके, तो मैं आगे नहीं कर रहा हूँ। ऐसे इधर 2 खाने आपने काटने शुरू किए। ओके, ऐसे इधर 2 खाने कटेंगे आपके। क्लियर? ऐसे 10 खाने आप काट लेंगे। तो आपने क्या देखो, बाकी सभी खाने जो ब्लॉक्स हैं वो एक बार डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन कितने ब्लॉक ऐसे हैं जो 2 बार डिवाइड हो रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? ऐसे कितने
हैं जो 2 बार ब्लॉक डिवाइड हो रहे हैं? आपने कहा सर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ब्लॉक थे जो 2 बार डिवाइड हुए, 2 बार क्रॉस हुए, और एक क्रॉस एक डेसिमल को डिनोट करता है, तो मतलब क्या हुआ? ऐसे। तो बालक को जब भी आप इसकी बात समझाएंगे तो आप इसको इस बेटर तरीके से, यानी ग्रिड पेपर यानी ग्राफ पेपर के थ्रू समझा पाएंगे। इज इट क्लियर? एनी इशू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ में आ गया होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आपके सामने देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, 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 ग्रेट। आगे बढ़े, एक और सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, गणित को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, द मैथमेटिक्स करिकुलम ऑफ प्राइमरी स्कूल look like what? A, must be rigorous in mathematical concept. Students should be prepared for progressive mathematics, should be related to the daily experience of the students. The focus should be on their procedural knowledge. तो which one of the right answer? और यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कहा है ऑप्शन नंबर सी, आप बताते हैं कि सही होना चाहिए। सी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, सी को लॉक करने की बात हो रही है। बहुत बढ़िया जवाब। क्यों? एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि भैया आप जब भी बच्चे को पढ़ाओ उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाओ, उसके जो डेली लाइफ हैं उस डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट को उसको क्लियर करके समझाओ, तो ही आप समझ पाएंगे। ओके, ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है जिसको आप समझ सकते हैं और जिसको आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। एक और, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? ए, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। Which of the following is not a feature to make arithmetic teaching effective? और आपका जवाब क्या देखते हैं? डी को लॉक किया जाए। बड़ी तेजी से बोलते हैं आप लोग। ओके, एज यू विश। डी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, सबने कहा डी को लॉक कर दिया जाए। क्या कहते हैं आप? डी को लॉक किया जाए। सबने कहा यस, डी, 7 का डी। ओके, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक विद्यालयों की हम बात कर रहे हैं तो छात्रों की बिल्कुल सही बात है। कौन सी विशेषता नहीं है? आप देखो, उसने कहा कि त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए, यानी बालक की कमी होनी, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा तो एनसीएफ कहता है। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसमें क्या देखा था आपने कि भाई डेली लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। आप एक ही संकल्पना को समझाने के लिए, एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके पास डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप एक नई संकल्पना का परिचय दे रहे हैं और उस समय संकल्पना का परिचय देते समय आप कहें भाई मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इट्स ओवर, तो ये बात एकदम सही नहीं होगी। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट वे कि आप किसी नए चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इंट्रोडक्शन देते समय आपने कहा कि अब जो है मेरा क्लास खत्म हो गया, अब मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना एंड इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसलिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको हमेशा क्या याद रखना है कि भैया इसका
गलत है। आप नई कॉन्सेप्ट को बताते समय नहीं यूज करेंगे समय का नियम कठोरता के साथ। एक और सवाल, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, ये आपको बताना है। याद रखना, प्रभावशाली योजना नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। और आपके जवाब हमारे पास किस तरह से आएंगे अभी देख लेते हैं। और आपका पोल आपके सामने चल रहा है और मैं चाहूंगा आपका जवाब भी मुझे इस पर मिले। क्या होगा इसका जवाब? और यहाँ पर बी, प्रतीक ने कहा बी को लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक करने की बात हो रही है कि प्रदीप जी मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट्स, बी को लॉक करने की बात कर रहे हैं। ओके, और हमने यहाँ पर बी को लॉक कर दिया है, डोंट वरी, आपका बी ऑप्शन लॉक हो चुका है। ओके ग्रेट। तो देखते हैं आपके बाकी के जवाब क्या कहते हैं। ओके लेट्स सी, आपके बाकी के जवाब हमारे साथ जुड़े हैं। ओके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके जवाब। ओके वेरी गुड प्रतीक, बहुत बढ़िया। सी भी मुझे बता रहे हैं आंसर। ओके, सबने बी और सी के ऑप्शन को चुना है। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या जवाब है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है और ये सीटेट 2019 में बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था। सवाल को समझो, सवाल क्या कहना चाहता है। प्राइमरी लेवल पर आप गणित के अधिगम का यानी मैथमेटिकल लर्निंग का इवेल्युएशन कर रहे हैं। अब जब आप इवेल्युएशन करते हैं किसी बच्चे का, तो कौन सी योजना सही नहीं है। एक, क्या आप ऐसे सवाल नहीं दिए जाते जिसमें आप इस तरह के उत्तर रखते हैं कि बच्चे को लगे कि ये भी सही है वो भी सही, जैसे कि सवाल में देख रहे हैं आपको लग रहा है ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। तो जब भी आप किसी चीज़ का इवेल्युएशन करते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को, पेपर को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बच्चा ये पहचान पाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इज इट क्लियर? तो आप, ये सही बात है, आप जब भी कोई इवेल्युएशन की योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे तो इस तरह से होना चाहिए। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, यानी मेनली किस तरह से किया जाए इसको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये ऑप्शन सही है। ऐसे कार्यों का विकल्पना की जाए। अब मुझे बताओ, जब आप क्वेश्चन करवाते हो बच्चे को, तो क्या कहते हो? आप ऐसे तो बोलते हो, अच्छा बताओ नाउन की डेफिनेशन दो, तो बच्चा क्या बोलता है? दीवार की तरफ देखता है, बोलता है नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द प्लेस एंड थिंग्स। तो आप कहते हो रट के नहीं बोलना है, समझ के बोलना है। तो जब भी आप कोई बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, मौखिक पूछें, ऑरली पूछें, या फिर आप उसको सब्जेक्टिव में पूछें, या फिर कोई आपको क्वेश्चन करने के लिए दें, तो अब ये जरूर करेंगे इवेल्युएशन करते समय कि वो रट के बोल रहा है कि समझ के बोल रहा है। दैट इज द मेन टास्क। तो ये तो सही है और ये भी सही है, उनका विश्लेषण किया। लेकिन आप मुख्यतः समूह संचालित कार्य का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब यहाँ पर 4 बच्चे बैठे थे, टिल्लू, बिल्लू, राम प्यारी, हर प्यारी। टिल्लू बोला राम प्यारी से, अरे राम प्यारी जरा अपनी कॉपी दिखाई हो, बताइए जरा इसका आंसर क्या है। इधर मास्टर जी खड़े थे, बोले क्या कर रहे हो? बोले सर समूह संचालित कार्य का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप बताओ, जब भी आप इवेल्युएशन करते हैं तो क्या कभी आप ऐसा करते हैं कि आप बच्चों को ग्रुप में बैठा दें, कर लो अपने क्वेश्चन पेपर, गुड इवनिंग अमित जी कैसे हैं आप? नहीं करते ना। दैट इज द बेसिक रीजन। ओके, समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप समूह संचालित कार्य की बात करेंगे तो आपको क्या सोचना है। तो सबसे जरूरी क्या है, आप जब भी इवेल्युएशन की प्लानिंग करेंगे, आप ग्रुप में बैठाकर कभी भी उसको नहीं कराएंगे। आप इंडिविजुअल बैठाते हैं, एक एक हाथ का फासला दिलवाते हैं बच्चों को, तब बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। करेक्ट ना? ओके, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। 18 सही 3/4, 3/4 है इसके आगे। 18:3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर इन 18:3/4? हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर इन 18:3/4? मनोहर ने कहा है 75। बाकी सब लोग भी क्या कह रहे हैं? सभी लोग जुड़े हुए हैं। ओके, बी को लॉक कर दिया गया। इस बार किसको लॉक करवाना चाहते हैं आप सभी लोग बताएंगे तेजी के साथ। और भाई लाइक वाइक करते हैं तो लाइक वाइक बड़े कम मिल रहे हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, सारी अपडेट चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर ऑल? ओके ग्रेट, समझ में आ गई बात आपको, बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पर देखते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए कितना आसान तरीका था। उसने बोला 18:3/4, 18 सही 3/4। इसको फ्रैक्शन को हम क्या भिन्न में बदलते हैं, जिसको आप बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, इसको हम बात करते हैं इम्प्रॉपर में। तो 18 चौक 72 75/4। उसने बोला 75/4 में कितने चतुर्थांश स्क्वायर टाइप 1/4 कितने हैं, तो आपने इसमें डिवाइड कर दिया 1/4 का, और नेक्स्ट टाइम डिवाइड किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। 4 से 4 कट गया, 75 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज इट ओके? डन? एवरीथिंग इज ओके? यस, आपने कहा ओके, डन है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा जवाब। एक स्कूल में एक मिनट रुकिएगा, यहाँ थोड़ा सा ओके सवाल आपके सामने रख रहा हूँ और चाहूँगा आपका जवाब मुझे मिलेगा तेजी के साथ। क्वेश्चन आपके समक्ष है, एक स्कूल की बात हो रही है। एक मिनट, थोड़ा सा ये आपको मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि सवाल शायद थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि आप उसको देखने में असमर्थ होंगे। अभी ओके चलो। तो सवाल ये था, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी सब तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों छात्रों की संख्या 160 है, जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनका 160 है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर सीटेट 2019 का है और आप इसमें तैयार रहिएगा। ओहो क्या बात है, प्रतीक ने तो देखते ही उत्तर दे दिया है, बहुत ही बढ़िया जवाब प्रतीक, क्या बात है। आपने तो बहुत ही अच्छे से उम्दा तरीके से प्रदर्शन करते हुए अपना उत्तर दिया है और कहा है ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। अमित जी ने भी कहा है 40 और सब लोग कह रहे हैं 40। तो देखते हैं सवाल का जवाब आखिरकार इतनी स्पीड से वो कैसे दे रहे हैं। तो आपको डीप नहीं डूबना है, समझो सवाल। 1/4 छात्र वॉलीबॉल, 1/8 छात्र टेनिस, 1/16 शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। तो आप ये मत निकालना अलग अलग छात्रों की संख्या है। उसने बोला वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है और 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, तो पूरे बच्चे कितने हो जाएंगे? 160 गुना 4, 640। या आप इसको x भी मान सकते थे, तो x/4 खेलते हैं तो 60, x बराबर 16 गुना 4, 640। तो पूरे बच्चे जो थे स्कूल में वो 640 थे। उसने क्या पूछा है, शतरंज खेलने वालों की बताओ संख्या। भाई पूरे बच्चे 640 हैं और उनका 1/16 शतरंज खेलते हैं, 16 चौके 64, तो 40 स्टूडेंट चेस खेलते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? इजी था, इजीली मैनेज हो गया। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के उत्तर मिलते हैं। दैट्स वेरी गुड, कूल। तो इस सवाल को करते समय आपको बस सोचना है, पूरा नहीं डूबना है, सोच सोच के करना है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ, ये रहा। ये अच्छा क्वेश्चन था और एग्जामिनेशन में ये आया भी था और आपको इसका जवाब देना भी चाहिए, मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि सवाल काफ़ी अच्छा है, बड़ा। और एक सवाल आपको सीटेट में हमेशा इस तरह से मिलता आ रहा है। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर द आंसर। ओके, सवाल के लिए तैयार रहेंगे और मैं चाहूँगा आपका जवाब मुझे मिले। क्वेश्चन आपके सामने है। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। वो डाक से जा रही है पत्र भेजने के लिए। माई नेम इज डॉक्टर ललित। बी को ओहो क्या बात है प्रतीक, उत्तर रट लिए क्या प्रतीक? प्रतीक क्या आंसर रट लिए हैं बहुत तेजी से? अच्छा, यानी सीटेट का आपने पेपर सॉल्व किया हुआ है। चलो दोस्तों, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो देखते रहेंगे कि भाई सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है और समझने की कोशिश भी करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो देखते हैं सवाल क्या था। 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपए। अगर पत्र की वो बात करता है, लेटर की बात करता है, तो लेटर के चार्जेस क्या हैं? अगर 20 ग्राम तक का लेटर है तो 5 रुपये, और अगर 20 ग्राम से ऊपर हर 20 ग्राम के लिए, हर 20 ग्राम के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। सेम पार्सल की बात करें तो पार्सल का रूल क्या था कि 50 ग्राम तक का पार्सल है तो 5 रुपये, लेकिन जैसे पार्सल का वेट 50 ग्राम से ज़्यादा होगा तो हर 50 ग्राम के लिए 3 रुपये आपको देने होंगे। तो दीपा के पास 2 पार्सल हैं, एक 250 ग्राम का, एक 300 ग्राम का, और 2 लेटर हैं, एक 20 ग्राम का और एक 35 ग्राम का। उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? सवाल ये है। ओ सॉल्व किया है नीतू, क्लीन हो जाएगा। आप अपनी डेंसिटी को बढ़ाओ, यानी रिजोल्यूशन को बढ़ाओ, यानी वहां पर आपके सामने 3 डॉट होंगे, क्लिक करो, डेंसिटी बढ़ जाएगा और आपका उत्तर एकदम सही सही दिखेगा।
ओके लेट्स सी। तो पहले हम लेटर की बात कर लेते हैं भाई। 20 ग्राम के लेटर का वेट कितना था? 5 रुपए। 35 ग्राम का लेटर कैसे तोड़ा? 20 ग्राम तक के 5 रुपए थे और आगे जितना भी हर 20 ग्राम के लिए कितना था? 2 रुपए। तो यानी 15 ग्राम है ना, 20 ग्राम से कम है, तो 5 और 2 7 रुपए इसके हो गए। तो लेटर का देखें तो 12 रुपए का लेटर हुआ। अब इसकी बात करते हैं। 50 ग्राम निकाला तो 5 रुपए लिखा था ना, 50 ग्राम के लिए 5 रुपए लगते हैं पार्सल के, और हर 50 ग्राम के लिए। तो आपने देखा हर 50 ग्राम कितने बने? 200 ग्राम बच गए। तो हर 50 ग्राम पर वो कितना लेता है? हर 50 ग्राम पर कितना लेता है? 3 रुपए। तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 5 रुपए है। तो कितना बना? 5 3 चौक 12 5 17। तो 250 रुपए वाला जो ग्राम वाला पार्सल है वो 17 रुपए का पोस्ट हुआ। 300 ग्राम में देखें, पहले 50 ग्राम के लिए 5 रुपए और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए हर 50 ग्राम के लिए 3 रुपए। तो कितने 50 ग्राम बने? 5 50 ग्राम बने। तो 3 रुपए इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। तो 3 अपन 15 और 5 20 रुपए इस वाले के लगे। कितना हुआ? 37। तो 37 रुपए उसको लगे पार्सल के, 12 रुपए लगे लेटर के, 49 रुपीज टोटल उसको पे करना पड़ा। क्लियर है भाई? ओके, देखते ही आंसर देखिए, क्या बात है, रोबोट आ गया है अंदर। ऐसा लग रहा है रोबोट आपके अंदर आ चुका है। अब तो देखते ही आंसर देंगे आप। बहुत बढ़िया, उम्मीद है मुझे आप बहुत अच्छे से उत्तर देंगे। वेरी नाइस। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं फिर तो। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, लेट्स सी। ओके, ओके लेट्स सी। एक और सवाल आपके सामने, सबको समझ में आ गया है ना? वन मोर। अंक 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? ये सवाल भी अच्छा था पेपर में 2019 में कि भाई आपको 6 अंक दिए गए हैं, आप इन 6 अंकों को किस तरह से मैनेज करेंगे कि मैक्सिमम आंसर आपको मिले। हाँ, कर दिया है मैंने प्रतीक, मैं चाहूंगा जवाब आपका मुझे मिले। ओके ओके लेट्स सी। डी को लॉक किया जाए 1605। ओके, व्हाई नॉट, यू आर वेलकम। ओके, डी को लॉक कीजिए। ओके, डी को लॉक कर देते हैं, आपने कहा है तो देख लेते हैं। डी को लॉक कर दिया है। सवाल समझते कैसे? ऐसे सवाल करने का सबसे आसान तरीका, उनको पहले अरेंज कर लो। जैसे आपने अरेंज किया ना, ये तो ऑलरेडी अरेंज ऑर्डर में दिया था सवाल, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और बस संख्याओं को अल्टरनेटिव में निकाल दो। जैसे 8 के साथ अल्टरनेटिव, चलो ऐसे, तो 8 6 3, इसको फिर अल्टरनेटिव से चलो 7 4 2, इन स्पेस में भरने की 3 3 स्पेस ऊपर 3, सबको जोड़ दो 5 0 16। आंसर कितना इजी सवाल था, है ना? कभी कभी ऐसा हो जाता है, बफरिंग कभी कभी हो जाता है, डोंट वरी। ओके, इज इट क्लियर नाउ? हाँ, वो कभी कभी आपका इंटरनेट भी वीक हो जाता है, दैट इज द इशू। कभी कभी आप लोगों का भी इंटरनेट वीक हो जाता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम का काम कर देता है। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब मिल गया है मुझे, और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ओके, एक और सवाल 13 क्वेश्चन। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 0, 100, 25 या 50? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। 50 में से पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है? 0, 100, 25 और 50? प्रतीक सबसे तेजी से आंसर आप दे रहे हैं। प्रतीक बहुत बढ़िया, बी को लॉक किया जाए। ओके प्रतीक, अभी करते हैं। 13
का 100% 100 उत्तर है। बी को लॉक कर दें। ओके, जैसा आपने कहा, समझते हैं सवाल को और जवाब तो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं इस बार। 100 को लॉक कर दिया जाए, हमने लॉक कर दिया है। समझते हैं कैसे, देखो 50 में अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वोल नंबर्स कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू n। यानी उसने कहा 50 में कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ो। फॉर एग्जांपल मैं 1 जोड़ता हूँ, इट विल गिव यू 51। 50 में से मैंने वही कम कर दिया, इट विल गिव यू 49। इन दोनों को जोड़ा तो 100 आ गया। एक और लेते हैं, आपने 50 में फॉर एग्जांपल 8 था, 8 जोड़ दिया, पूर्ण संख्या है ना 58, और आपने वही संख्या 50 में से कम कर दी, दैट इज 42। तो आंसर कितना आएगा, 100। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं किसी भी संख्या में 50 में कोई भी पूर्ण संख्या x जोड़ूं और फिर 50 में से वही संख्या x घटा दूं, इन दोनों का टोटल क्या होगा, 50 प्लस x प्लस 50 माइनस x से x कट गया 100, तो हमेशा इट विल गिव यू 100। हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दिए हैं आप, 100 एकदम सही जवाब है। और लाइक वाइक करते रहो भाई, लाइक वाइक बढ़वाओ, लाइक बड़े कम आते हैं आप लोगों की क्लास में। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल लेते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने क्या काम किया, एक दुकानदार ने कुछ सामान खरीदा दुकान पे से, और सामान कैसा खरीदा, सामान में उसने कहा कि भाई इस तरह से वो बोला क्या कि भाई मुझे, पेन कहाँ गया मेरा, कि भाई 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश, 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। याद रखना, 2 दर्जन पैकेट बना दिए। तो एक पैकेट का भार बताओ कितना है। सवाल आपके सामने है, एकदम सही कहा राहुल जी, सवाल आपके सामने है। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 200,100 किशमिश, 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। अब आपको बताना है कि प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। सीटेट 2019 के इस पेपर में आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप बहुत तेज़ी से इस सवालों के जवाब देते हैं, दैट्स वेरी नाइस। ओके, गुड, ग्रेट, ओके। ओके, ग्रेट। डी को लॉक किया जाए। ओके, डी को भी लॉक करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं, चलो समझते हैं। जो डी को लॉक करवाते हैं देख लेते हैं। देखो उसने बोला 5.3 kg, इसको मैंने ग्राम में बदल दिया, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो ये हुआ 5300 kg। क्लियर। उसने बोला ये तो हो गए बादाम। अब काजू किशमिश की बात करते हैं, 2100। उसने कहा 2.2 kg ऑफ काजू, तो इसमें भी 1000 की गुणा करते तो ये कितना बनेगा, 2200 ग्राम। सबको जोड़ें, 0 0 6 और 9, यानी 9600 ग्राम वो टोटल मिक्सचर बना, यानी 9600 ग्राम। और उसने बोला है इसको 2 दर्जन पैकेट बनाने, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, 2 में कितनी हो गई, 24। तो आपने क्या काम किया, 9600 को 24 से डिवाइड कर दिया, 24 चौके 96, तो यानी 400 ग्राम का एक पैकेट बना। डी को लॉक कर दिया था आपने पहले ही, और आपने डी को लॉक करवाया था, तो हमने डी को लॉक कर दिया था, तो 400 ग्राम का एक पैकेट बना। इज इट क्लियर, इज इट ओके, एनीथिंग, इज एनी इशू, ओके, नो इशू। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बीकर है, ओके, बीकर का भी देख लेते हैं, बीकर का क्या सीन है भाई। एक बीकर आपके सामने है, उस बीकर के बारे में कुछ कहानी कही गई है, तो देखते हैं आपका बीकर क्या जवाब देता है। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता बताओ, क्या होगी बीकर की धारिता। नहीं, आपको बताना टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बीकर इज व्हाट। क्वेश्चन आपके सामने है और जवाब भी चाहूंगा मैं। ओके, एक बीकर है, उसका 3/7 भाग पानी से भरा है, और पानी से जो भाग उसे ऊपर तक भरना है, तो 16 लीटर पानी और चाहिएगा। तो पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल धारिता कितनी है,
और आपने कहा बी को लॉक कीजिए। ओके प्रतीक, आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँची है, बी को ज़रूर लॉक किया जाएगा। ओके, बी को ज़रूर लॉक किया जाएगा, चिंता ना करें, बी को हम ज़रूर लॉक करेंगे। ओके दैट्स ग्रेट। समझते हैं, ये एक बीकर है। ओके, उसने कहा ये 3/7 भाग भरा है इसमें पानी से, तो खाली कितना है? आपने कहा 3/7 भरा हुआ है, 1 - 3/7 यानी 4/7। आप ऐसे भी कह सकते थे कि 7 में से 3 भरा है तो 7 में से 4 खाली है। ये खाली भाग है। उसने कहा इसमें 16 लीटर पानी आ जाएगा तो भर जाएगा पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4/7 का वैल्यू 16 के बराबर है। तो 4 बीकर किसके बराबर हुए? 16 × 7। तो 1 बीकर की धारिता कितनी हुई? 16 × 7/4, दैट इज 28 लीटर। तो उस 1 बीकर की धारिता कितनी है? उस 1 बीकर का कैपेसिटी कितना हुआ? दैट इज 28 लीटर। बिल्कुल सही कहा प्रतीक आपने, और काफ़ी अच्छे जवाब आप लोगों ने दिए हैं। तो आज के सवाल हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो बहुत ही बेहतरीन थे। होप सो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आप देखते हैं इन सवालों को किस तरह से आप समझते हैं, करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी का है। तो भाई लाइक शेयर करते रहा करो, जिससे कि हमें भी पता लग जाए कि हाँ भाई आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और हमारा मोटिवेशन होता रहे। तो जल्दी से इस सेशन को कर दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आप लोग सब लोग अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।